सो सो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में होने जा रही है खंड 4 अधिगम और स्मृति BPCC 101। चलिए शुरू करते हैं। आ गया इसमें सबसे पहले अधिगम, इसमें इसकी रूपरेखा इकाई की है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिचय। आपको याद होगा जब आपको बचपन में इंजेक्शन लगता था, तो आपको क्यों याद होगा? क्योंकि आपके दिमाग में स्मृति उस समय की बनी हुई है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा डर की अनुभूति सर्वप्रथम होती थी, उसमें दर्द होता था और दवा दी जाती थी आपको। और अब आगे है अधिगम की प्रवृत्ति और विस्तार। अधिगम शब्द का वैज्ञानिकों द्वारा कई तरीके से परिभाषित किया गया है। सबसे स्वीकार्य परिभाषा के अनुसार यह अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बैलेट के अनुसार इस परिभाषा को 3 बिंदुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन परिभाषाओं में लिखा गया है, यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, उम्र बढ़ने के परिपक्वता के कारण स्थायी परिवर्तन अधिगम के रूप में नहीं माना जाएगा। तीसरा, यह अनुभव का मतलब केवल हमारे अपने अनुभव नहीं, अधिगम दूसरों के अनुभव से भी सीखने के माध्यम से होता है। जब कोई दूसरे को जैसे बिजली का झटका लगना है, तो जाके आप उस तार को दोबारा नहीं छुएंगे, क्योंकि अब आपको भी अनुभव हो चुका है। अब आगे हमारे सीखने के प्रकार। सबसे पहले पेशीय सीखना। इसमें आता है उदाहरण की तरह चलना, दौड़ना, स्केटिंग, ड्राइविंग, चढ़ाई आदि, जो आप खुद करके सीखते हैं। फिर आता है मौखिक सीखना, जो आप टीचर आपको जब मौखिक कोई चीज को, दोहा को जब एक्सप्लेन करता है, हिंदी में जब दोहा होता है एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मुहावरा को, तो उसे सीखना। फिर आता है अवधारणा अधिगम, मतलब अवधारणा से सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। जब आप अच्छे खासे बड़े कुत्ते को देखेंगे, जब वो आपकी तरफ आएगा, तो मानी बात है ये आपको अवधारणा हो जाएगी कि ये कुत्ता है और ये हमें काट सकता है, तो आप मानी बात है वहां से मूव करेंगे, जय हटेंगे। तो ये अवधारणा का अधिगम है। और फिर है विभेदन अधिगम। उद्दीपकों को बीज विभेदन करने के तदनुसार प्रतिक्रिया देने हमारी क्षमता का विभेदन के अधिगम के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए हॉर्न के आधार पर वाहनों का विभेदन करने की हमारी क्षमता। अब हॉर्न बजता है तो आपको समझ में आ जाता है ना, पीछे गाड़ी है, यही। अधिगम सीखने के सिद्धांत। इसमें कई सिद्धांत है, बहुत सारे लोगों ने दिया। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन साक्षर सिद्धांत। ये सिद्धांत असाइनमेंट में अक्सर आ जाता है। इसमें मेनली यही है कि जब कुत्ता को पहले भोजन मिलता था, तो नॉर्मली पहले भोजन दिया गया, फिर सीटी बजा के भोजन दिया गया कई दिनों तक। जब फिर उसे सीटी की आदत हो गई, तो सीटी बजते उसके मुंह में लाड़ का आ जाना हो जाता था, मतलब कि उसको अनुभूति हो जाती थी कि अब हमें खाना मिलने वाला है। इसका मेनली पॉइंट यही है। इसी के कुछ पॉइंट्स हैं। बिना अनुबंधन शर्त उद्दीपक द्वारा सीखना। इसमें उदाहरण के लिए प्याज काटने से आपके आंखों में आंसू आ जाता है, या फूलों के पराग किरणों के संपर्क में आने से आपको छींक आ जाती है। मतलब आप ये चीज के एक्सपेक्ट नहीं करते, आप प्याज काटते हैं तो आपका उद्देश्य प्याज काटना रहता है, लेकिन अब उससे आपको आंसू हो जाते हैं, तो आपकी याद अब वैसी हो जाती है कि आगे चल के आपको याद हो जाता है कि प्याज कटता है। उसी वही चीज का एक ये है कि उद्दीपक जिसकी प्रकृति शुरू में तटस्थ थी, यानी किसी भी प्रक्रिया के उत्पन्न करने की समक्ष नहीं थी, परंतु बाद में यूसीएस यही है के साथ बार बार युग्म करने के कारण ये बिना अनुबंधित उद्दीपक की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाती है। जैसे कि अब कोई बोल देता है कि अब देखो प्याज कट रहा है, अब इसके आंख में आंसू आएगा। इस तरह मूल रूप से केवल यूसीएस के लिए होने वाली प्रतिक्रिया का उत्पन्न कर सकती है। वैसी है यूसीआर, इसमें वही परागीकरण और आंसू है। और है फिर अनुबंधित प्रक्रिया सीआर, जैसे इसमें फिर घंटी बजने के बाद कुत्ते के मुंह में लार आना। शास्त्रीय अनुबंधन के कुछ सिद्धांत। यह अनुबंधन था शास्त्रीय, जिसमें कुत्ता वाला था। इसके कुछ सिद्धांत। विलोपन, एक बार अनुबंधित हमेशा अनुबंधित। एक बार सीख लिया जाता है, वो हमेशा सीख लिया जाता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते के संदर्भ में, अगर घंटी की कई प्रस्तुतियों के बाद भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो कुछ समय बाद घंटी के जवाब में कुत्ते के मुंह में लार आना बंद हो गया। लेकिन जब विलोपन हो गए जाने के बाद सीएस घंटी के बाद यूसीआर भोजन फिर प्रस्तुत होता है, तो अनुबंधित प्रतिक्रिया लार बहुत जल्द वापस आ जाती है।
मतलब अगर एक बार हम नहीं दिया फिर सीटी बजा और फिर भोजन सामने कर दी तो वापस बहुत तेजी से उसे याददाश्त उसकी रिकॉल करा देती है। और फिर है सामान्यीकरण और विभेदन। मान लीजिए कि पाब्लो ने कुत्ते को डोरबेल या मोटोनोम की घंटी के साथ दीवार पर टंगी घड़ी की घंटी के जवाब में भी लार बनाने लगे तो इस घटना को दीपक का सामान्यीकरण कहा जाएगा। इस समान वस्तु को सुनने के बाद भी उसके मुंह में लार आ जाती है कि उसको हो सकता है खाना मिले। द लिटिल अर्थबर्ड प्रयोग। इस प्रयोग में मुख्यतः एक बच्चा रहता है, उसके सामने कई सारे पालतू छोटे जानवर दिखाया जाता है, जैसे चूहा, रुकिए मैं फ्रेम में ले आऊं, चूहा देखिए, खरगोश, फिर और भी छोटे छोटे जानवर दिखाया जाता है। लेकिन जैसे सफेद चूहा, खरगोश के मुखौटा आदि का अवरोध कराया जाता है, लेकिन वो रोता नहीं है। लेकिन एक बार जब चूहे के संपर्क में आता है तो पीछे से बहुत तेज से आवाज निकाली जाती है, जिससे वो घबरा जाता है और फिर बार बार उसके चूहा के सामने आने पे वो भयभीत होने लग जाता है। अर्जित विश्वस्तता। इसमें ना कुत्ते लोग पे परीक्षण किया जाता है। तो जिन कुत्ते को पहले बिजली के झटके लग चुके होते हैं वो उस गलतियों को कभी दोहराते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते जिन्हों झटके नहीं भी लगे होते हैं वो उस जगह से अपने अधिगम को अर्जित करते हैं और उस जगह को दाग जाते हैं बिना पहली बार में सीखे हुए। ऑपरेटिंग अनुबंधन परिणाम आधारित अधिगम सीखना। मान लीजिए कि आप एक बच्चे को लिखने के लिए सिखाने का शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ने के कारण पुनर्बलन कहा गया, जबकि लिखित व्यवहार में कमजोर या दबाने के लिए कारणों को दंड या सजा कहा गया। तो चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये सब पूछा नहीं जाता है क्योंकि आप लोग एग्जाम बेस्ड पढ़ते हैं, तो आपको एग्जाम बेस्ड पुनर्वितरण और दंड के प्रकार इसमें भी आते नहीं है। पुनर्वितरण और अनुसूचियां ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब आगे है हम लोग संकलन एवं आकार का सिद्धांत। क्या आपको एक सर्कल दिखा है, देखा है, जिसमें आप किसी फिल्म के जानवरों को कुछ चाल या स्टंट करते देखा होगा। इसमें ये जटिल व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। इसमें यही चीज सिखाया गया है कि कोई भी जटिल व्यवहार कौशल के कई चरणों की श्रृंखला है। चेनिंग की प्रक्रिया में किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर फिर इन चरणों का अनुभव या श्रृंखला का सिखाना शामिल है। चेनिंग में केवल लक्षित व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है, जैसे वो सर्कस में जो शेर एक आग लगे घेरे में से निकलता है, वो उसको तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है और उसके बाद उसको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उसका व्यवहार वो उस तरीके से बन जाता है। प्रीमैक्स सिद्धांत। अधिकम पसंदीदा व्यवहार को कम पसंदीदा व्यवहार के लिए पुनर्बलन के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे आप 10 मिनट खेलेंगे तो मम्मी आपको 10 मिनट टीवी देखने के बाद आप आधी घंटा पढ़ते हैं जैसे बचपन में, वैसे ये चीज प्रीमैक्स सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित की गई। प्रेरणात्मक अधिगम। जो कोई जैसे कि प्रेरणात्मक अधिगम में मुख्य प्रस्तावक अल्बर्ट भटूरा थे, भटूरा नहीं बडूरा। शास्त्रीय अनुबंधन की क्रिया में प्रेरणात्मक अधिगम के अनुसार अधिगम के व्यवहार में संज्ञात्मक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसमें मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत मजेदार है। इसमें ना बच्चों लोग पे परीक्षण किया गया कि बच्चे लोग जब को एक पहले फिल्म दिखाई गई, एक दो बच्चों का ग्रुप बनाया गया, मतलब 2 ग्रुप बनाए गए जिसमें 10-10 बच्चे थे। एक बच्चों को अच्छी फिल्म दिखाई गई जिसमें एक डॉल रहती है, उसके साथ वो लोग खेलते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, थोड़ा सा उससे संबंध बनाते हैं और मजा करते हैं। दूसरे बच्चों को दिखाई गई थोड़ी एग्रेसिव फिल्म, उसमें वो लोग उस बच्चे उस चीज पे वार करते हैं, उसका एक पिटाई करना, मारना और गाली देना उसमें सिखाया गया, और उसमें बच्चे के बाद फिर वही गुड़िया दी गई और देखा गया कि कौन से बच्चे क्या करते हैं। जो बच्चे को अच्छी फिल्म के द्वारा सिखाया गया था वो बच्चे उसके साथ खेले, थोड़ा सा सजाए वजाए उसको चीजें की है और फिर रहने दिया। लेकिन जिन बच्चों को उसमें आक्रामक फिल्में दिखाई गई थी, जो थोड़ी एग्रेसिव फिल्में दिखाई गई थी, वो उनसे फिर लड़ाई वहां जाके मारे पीटे, उसको
बैंड बजा दी उस गुड़िया का। इसमें लिखा है बोबो गुड़िया, जो लिखा है यहाँ पे बोबो डॉल्स में घुसा मारता पीटा अब शब्दों का इस्तेमाल करता दिखाया गया। यही है परिमाणात्मक अधिगम। इसके बारे में पूछा जाता है, एग्जाम्स में आ जाता है कई बार, तो उसमें गाली वाली का तो प्रयोग आप मत कर दीजिएगा, वो वाली गाली दी, ये वाली गाली दी। परिमाणात्मक अधिगम की प्रक्रिया है, तो इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है। तो ध्यान देना, अवधारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। उसमें पूरा समझाने लायक आप लोगों को क्या है। संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि उद्दीपक अनुक्रिया के सरल साहचर्य के आधार पर अधिगम के व्यवहार को व्याख्या उचित नहीं है। चूंकि मनुष्य और जानवर दोनों के पास मस्तिष्क है, इसलिए उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं के बिना सीखना और अधिगम की प्रक्रिया संभव नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर सीखना संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम संज्ञानात्मक अधिगम के दो प्रमुख स्वरूपों पर चर्चा करेंगे, अवयव अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। अवयव अधिगम। सीखने के संज्ञान की भूमिका को स्वीकार किया टॉमलिन और उनके सहयोगियों ने। चूहों पर प्रयोग की एक श्रृंखला में प्रदर्शित किया गया कि सीखना तत्काल पुनर्वर्णन के बिना भी संभव है। उन्होंने मेनली चूहे पर परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। पहले को उन्होंने हर प्रयास के बाद भोजन दिया, दूसरे को 10 प्रयास तक भोजन नहीं दिया और 11वें प्रयास तक पे भोजन दिया, और तीसरे को तो भोजन दिया ही नहीं। इस भूल भुलैया में से चूहे को निकलना रहता था। पहले वाले लोग की याददाश्त थोड़ी-थोड़ी बनने लगी थी और वो खाना तक पहुँचने लग गए थे। जिन्हें 10 बार तक खाना नहीं मिला था, वो 10 बार तक तो आराम से गए उस जगह तक, लेकिन जब 11वीं बार उन्हें खाना मिला तो उसकी पूरी गति बदल गई और वो जल्दी-जल्दी गए और बिना गलतियों के पहुँचने लगे, और तीसरे वाले में गलतियाँ वैसी हो रही थी जैसे होती जा रही थी। तो इसमें यही मेन है। अब आता है अंतर्दृष्टि अधिगम। कोहलर ने प्रस्तावित किया कि सही प्रकार के अधिगम प्रयासों, त्रुटि और अनुबंधन पर निर्भर नहीं होते। ये अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग सीखने के लिए भी करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम समस्याओं और उनके समाधान की कल्पना आंतरिक रूप से करते हैं, भले ही वो यह अधिगम की प्रक्रिया अवयव दौर पर घटित होती है, लेकिन इन्हें व्यवहार में लंबे समय तक परिवर्तन पर्यवेक्षित है। इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया। प्रारंभ में उस किले पर प्राप्त करने के लिए कुछ असफल प्रयास किए। बाद में चिंपैंजी ने अपने समय बेकार करने और खेलने और बैठने में शुरू कर दिया। अचानक कुछ समय के बाद चिंपैंजी ने लकड़ी के बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया और चढ़ गया और केले को पकड़ लिया। और कोहलर ने तर्क दिया कि आंतरिक प्रक्रिया जो चिंपैंजी को एक तरह से बक्से का उपयोग करने की ओर ले जाती है, अंतर्देश अधिगम एक उदाहरण है। मतलब अगर आप बाहरी रूप से कुछ कर भी रहे तो आंतरिक रूप से अपने उस मुश्किल के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे हम उस चीज को हल करके अपनी समस्या को खत्म कर पाए। इसको बोलते हैं दिमाग लगाना। सीखने में रणनीतियां, कल्पना, पूर्णाभ्यास और संगठन। मानसिक कल्पना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? 100 की वर्तनी में कितने स्वर है? 100 की वर्तनी में कितने स्वर है? तो ये सब मानसिक कल्पना हो जाती है। अभ्यास। किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, सीधी सीधी बात है। संगठन, ऑर्गेनाइज, कैसे कैसे चीज, अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसको कैसे कैसे कंप्लीट रूप से घूमेंगे। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप कहाँ घूमेंगे, चीजें ऐसे की जाती है। डिजिटल दुनिया में अधिगम, इसमें आपको क्या फायदे हैं, ये सब भी हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए। हम लोग के समय में तो नहीं पूछा गया था। समय पर नियंत्रण, स्थान पर नियंत्रण, पद पर नियंत्रण और गति पर नियंत्रण, ये चीजों का फर्क पड़ता है ऑनलाइन लर्निंग में। लग रहा है ये वाला लेसन खत्म हो गया है। तो गाइस यहाँ पे दिया है 100 मूल्यांकन के प्रश्न, जो अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए।
में किया हुआ है। तो ये है इकाई अंत के प्रश्न जो कि आप कर लीजिएगा। अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आंसर बता दूंगा कौन से पेज पे है। अगर नहीं मिलता है तो चलते हैं अब नेक्स्ट टेबल की नेक्स्ट इकाई की तरफ, जो कि है हमारी नेक्स्ट यूनिट मेमोरी, स्मृति, जिसको आप जानते हैं ना, ये स्मृति ईरानी नहीं है। तो स्मृति का परिचय केवल गारफील्ड की कहानी नहीं। गारफील्ड आप लोग अगर पिक्चर देखे हो तो पता होगा, गोल्डन कलर की बिल्ली रहती है। ये जो भी अगर मिनियंस देखे होते हैं, मिनियंस आपकी क्या, ये आपकी सभी यादें हैं आपकी। स्मृति की प्रकृति और विस्तार, कल रात को खाने में आपने क्या खाया था, ये सब आपके क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपको बताते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए आप जिन मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं उसे स्मृति के रूप में जाना जाता है। यह एक संज्ञात्मक कार्य करने की एक आवश्यक समय है, जानकारी को बनाए रखने और इसे पूर्ण रूप पेश करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इन 3 चरणों की सहमति प्रक्रियाओं के रूप में प्रकल्पित किया गया है: संकुटन, संकलन और पुनर्प्राप्ति। संकुटन संकुटन मतलब जो आप जब अपनी स्मृति को अपने दिमाग में भरते हैं। ये एक संवेदी सूचना को एक ऐसे रूप में कूट परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जिसे स्मृति तंत्र आगे संसाधित किया जा सकता है। संग्रहण, दूसरे चरण में स्मृति के प्रथम चरण से प्राप्त संगुटित सूचना को संग्रहित किया जाता है ताकि वो बाद में के समय में उपयोग किया जा सके, मतलब दिमाग में भर लेना एकदम। यह किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर संग्रहित सामग्री को व्यक्ति में चेतना में लाने की संदर्भित करती है, मतलब ये वापस निकालना खुद के। स्मृति के प्रकार, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, स्मृति के प्रकार पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर बार एग्जाम में, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्मृति के प्रकृति और विस्तार और स्मृति के प्रकार, तो इसके 3 प्रकार हैं मेन, और तीनों के वर्णनात्मक में है कार्यकारी, प्रासंगिक और अर्थ संबंधी, और गैर वर्णनात्मक में है प्राइमिंग, अनुकूलन और पेशी और प्रक्रियात्मक, और यह संवेदी स्मृति। वर्णनात्मक या स्पष्ट स्मृति, इसमें आमतौर पर उम्र के साथ गिरावट आती है। यह एक मित्र के नाम याद रखने, मोबाइल नंबर और या एटीएम पिन याद रखने के स्मृति शामिल होती है। कार्यकारी स्मृति में आता है लैंडलाइन नंबर, फोन नंबर, ये सब जो आप याद रखते हैं। अर्थ स्मृति में आता है तर्क स्मृति में दुनिया के बारे में ज्ञान, तथ्य, अवधारणा, जो आपकी हिस्ट्री है, भारत कब आजाद हुआ, ये सब इसके अंतर्गत आती है। अब प्रासंगिक स्मृति आती है, हमारे अनुभव में जुड़ी स्मृति को प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है। न किसी प्रसंग पर आधारित होती है, इसका उपयोग पिछली घटनाओं को याद करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपने अपने पिछला जन्मदिन कैसे मनाया, डिक्चिक डिक्चिक डांस करके। गैर वर्णनात्मक और निहित स्मृति, यह स्मृति की वह प्रणाली है जिसमें हम कोई जागरूकता नहीं रखते या बिना किसी प्रयास और इरादों के अनजाने में काम करती है या उमड़ने पर अप्रभावित है। इसके 3 रूप निम्नलिखित है। प्राइमिंग, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अनजाने में काम करने और सूचनाओं को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया बताती है कि स्मृति के अनजाने में भी सक्रिय किया जा सकता है। जैसे आप किसी काम में व्यस्त हो जाए लेकिन आपको याद ना है, फिर एकाएक वो चीज़ याद आ जाती है। या अनुकूलन, जैसा कि इस खंड के पहले चर्चा की गई कि स्मृति को यह रूप उत्तेजनाओं के बीच संबंध सीखने की जिम्मेदार है। और पेशीय या प्रक्रियात्मक, पेशीय कौशल की प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन ये एक बार जब उसे अच्छी तरह से सीख लिया जाता है तो प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है, और यही इसके लिए किसी और ध्यान को सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि चलने में पेशीय प्रक्रिया को किसी सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और आ जाती है अब संवेदी स्मृति, यह केवल 500 मिलीसेकंड के लिए जानकारी संग्रहित कर लेती है। मनोविज्ञान के अनुसार 5 प्रकार की संवेदी स्मृति होती है: दृश्य संवेदी स्मृति और श्रवण संवेदी स्मृति, गंध संवेदी स्मृति, स्वाद संवेदी स्मृति और स्पर्श संवेदी स्मृति। ये एक बार देख से देख लेते हैं, वो आप उस क्षण तक याद होता है। जैसे आप आपके बगल वाले के मोबाइल में छुपा के जबकि उसका दोस्त का नंबर एक बार आपने देख लिया तो याद हो गया 5-6 सेकंड के लिए, और अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं और कोई सुनी हुई बात को ऐसे है। अब है स्मृति का मॉडल, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्मृति का मॉडल दिए। तो स्मृति का पारंपरिक मॉडल है ये एटकिंसन और सिफरिन ने दिया।
यदि आप कभी कंप्यूटर का उपयोग किया है तो आपने इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली दो प्रकार की स्मृति के बारे में पता होगा होना चाहिए, रैम और रोम। ये चीज़ तो मोबाइल में भी हो गई है। यही सब इसका उपयोग अक्सर आप किसी भी कार्य में प्रदर्शन करते इस्तेमाल करते हैं, जबकि तब स्मृति का वह भाग है जहाँ आप सभी प्रकार की फाइलों को सहेज सकते हैं, क्योंकि इसमें विशाल संग्रहण की क्षमता होती है। मतलब वो जो होता है ना हार्ड डिस्क, संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, इसमें तीन लोग तरफ प्रकार से बांटा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, स्तर के प्रसंस्करण मॉडल। ये भी है मॉडल एटकिंसन और फिलीपींस। उधर सिफरीन लिखा है, इधर अलग सिफरीन मॉडल के दावे का खंडन करता है। स्मृति के अलग अलग उपतंत्र होते हैं, सब अपना अपना दिया है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। तो एकीकृत स्मृति का मॉडल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीज पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मूल्यांकन प्रश्न एक, अवधारणा और स्मृति जान जाने के सिद्धांत। हम उन लोगों के नाम और विस्मृत कर जाते हैं जिनमें हम बस में मिलते थे। ऐसा होता है, जो आपके क्लासमेट जब बहुत सारे होते हैं तो आप भी उन सबके नाम याद नहीं कर पाते हैं, और यह हमें कुछ मिनट पहले डायल किए फोन नंबर क्यों विस्मृत किए रह जाते हैं। हम अपने सभी दिन प्रतिदिन के जीवन में विस्मृत का अनुभव किया है, लेकिन इससे पिछले कई कारण है। मनोविज्ञानियों के अनुसार विस्मृति हमारे स्मृति प्रणाली के पहले संग्रहित और संग्रहित जानकारी को पुनर्प्राप्त करने में हमारी असमर्थता है। मतलब हम याद तो अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। अब ये दिखाया है कि हम लोग को कैसे चीज याद रहती है और कैसे चीज हम लोग भूलते हैं। सो हम लोग को यहाँ पे एकदम चीज एकदम फटाफट याद रहती है, फिर ये बहुत तेजी से गिरती है 19 मिनट के अंदर। फिर यहाँ 63 मिनट में और गिरती है, फिर 552 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाती है। 2 दिन में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और 6 दिन में एक जगह, 31 दिन में एकदम लुढ़क के यहाँ पे आ जाता है 20 लेवल पे। अब आता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारी दो स्मृतियों की वजह से भी किसी एक स्मृति का विलोपन होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विस्मृति के कारण अन्य स्मृतियों के साथ हस्तक्षेप की वजह होता है। हस्तक्षेप दो प्रकार के होते हैं, आगामी हस्तक्षेप और पूर्वव्यापी पक्षगामी हस्तक्षेप। तो आगामी हस्तक्षेप में पहले से सीखी गई जानकारी में हस्तक्षेप की गई नई अधिकृत जानकारी, और पूर्वव्यापी में है नई जानकारी सीखने के कारण पहले से संग्रहित जानकारी में विस्मृति कर जाना। स्मृति चिह्न के क्षय का सिद्धांत। यह सिद्धांत अनुपयोग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। स्मृति चिह्न का क्षय का सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भौतिक तौर पर स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है। इन स्मृति चिन्हों में लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता, तो यह उन्हें क्षय होता है और यह स्मृति के कारण बन जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत का रेखीकृत करने वाले मंत्र उपयोग करो या फिर भूल जाओ। अर्थात यदि आपने अपनी संग्रहित जानकारी का उपयोग निम्नलिखित अंतराल पर नहीं किया तो आप इसे खोने का अधिक खतरा होगा। जैसे बहुत सारी बुक जब लोग पढ़ लेता है तो इसको लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगी चीजें, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, खत्म गया। संकेत आधारित विस्मृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में भी लोग अलग अलग सब थ्योरी दिए कि क्यों होता है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ लिया जाता है, स्मृति बढ़ाने की रणनीतियां। सब भारत की शकुंतला देवी जो कि एक विलक्षण छात्रा थी, उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए कि सबने को पता है। उन्होंने 201 अंक की 23वें पद तक के वर्गमूल की गणना केवल 50 सेकंड में की। दिलचस्प बात यह है कि उनके जवाब को सत्यापित करने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया ताकि इस तरह की कठिन गणित की जा सके। सो ये है छवियों का उपयोग करने वाले नोमनिक्स। कई रणनीतियां जो छवियों का उपयोग करके सूचनाओं को बनाए रखने में पुनर्प्राप्ति की दक्षता में सुधार करती है। निम्नलिखित दो प्रकार के नोमनिक्स छवियों में उपयोग होते हैं। लोसी विधि, स्थान पर चित्र रखना। जो स्थान में नंबर, यह विधि जानकारी प्राप्त करने में संकेत के रूप में
सो ये दो विधियां जिनमें है, पहली विधि में आप जिन्हें आप अपने पास किराना स्टोर से खरीदना चाहते हैं, सूची में अंडा, टमाटर, पेन, वॉशिंग पाउडर और नमक जैसी चीजें शामिल करें। अब इन चीजों वस्तु को याद करते हुए सबसे पहले इनमें से प्रत्येक को कुछ अलग स्थानिक स्थान जैसे अपने घर के विभिन्न कमरों में स्थिति की और कल्पना करें। तो अपने बकवास चीज है। अब इसमें कीवर्ड, ये काम आप लोग भी किए होंगे, ये अलग याद करने का तरीका थोड़ा इजी होता है। इसमें आप एक लंबे पैराग्राफ को एक छोटे से वर्ड में बोल देते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें आप लोग भी किए होंगे, किसी चीज को किसी जैसे अलग अलग चीज, जैसे क्लब। तो जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते तो एक चीज होती है हड़प्पा सभ्यता, उसको याद करने के लिए क्लब में आग नहीं थी, तो कालीबंगा और क्या ऐसे करके कुछ था, हमें याद नहीं आ रहा अभी, हम भी भूल गए क्योंकि तो चीजों को आप छोटे छोटे कीवर्ड में भी एक छुपा करके आप याद कर सकते हैं। इसमें यही है कीवर्ड विधि में संगठन का उपयोग करने वाले न्यूमेरिक्स। तो चेकिंग, यह सबसे छोटी इकाई के सार्थक बड़ी इकाइयों को चुनने एक विधि है। जैसे कि यदि आपको निम्नलिखित संख्याओं को याद करने के लिए कहा जाए 193914 यदि आप इस इतिहास को एक अच्छी तरह याद करने में वाकिफ है तो इस नंबर को आप निम्न में से 1943, 1939 और 1945 के विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी याद कर सकता है। सो प्रथम अक्षर तकनीक। सो ये भी टेक्निक होती है जो आपको याद रखने में करती है। विबिग्योर जो कि होता है इंद्रधनुष का नंबर याद करना। रोजमर्रा की जिंदगी में स्मृति का अनुपयोग बहुत होता है यार। फोटोग्राफी, झूठी स्मृति, फॉल्स स्मृति भी हो जाती है, जो कई बार बन जाती है और फिर गलत साबित हो जाती है। कभी जिसमें मानसिक है, जिसे गलती से किसी व्यक्ति के अतीत या घटना को प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कि फिल्मों द्वारा किसी तरीके से बच जाती है या किसी कहानी के द्वारा। अब है फ्लैशबैक स्मृति, जो कि है ये घटना बहुत खतरनाक हुई थी, जो क्या था 9/11 का हमला, हाँ 9/11 का। जैसे इसमें लिखा है 9/11 हमले के बारे में सुना होगा, जो कि मतलब इसमें बहुत सारे प्लेन एक बार में ला करके बिल्डिंग में भिड़ा दिया गया था। अब आ गया स्वमूल्यांकन प्रश्न 1। तो इसमें सारे चीज भरे हुए हैं, अगर आप लोग को भरना है तो भर लीजिएगा। झूठी याददाश्त, चेकिंग, कीवर्ड विधि, न्यूमेरिक्स। और पहला है अग्रगामी प्रोएक्टिव हस्तक्षेप। अब है शब्दावली, और हम लोग अब जल्दी करने जाएंगे खंड 5। सो गाइस, वीडियो कैसी भी लगी कमेंट करके जरूर बताना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो की वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और कुछ और